टताकी न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ अ, हाँ सर। इस वक्त स्टार प्लस पे आपका रिपीट सीरियल चल रहा है, साथ निभाना साथिया। हाँ जी। इसमें कोकिला की मोटे भाई की जो आपकी इमेज है वो काफी पॉपुलर है लोगों के बीच। तो बहरहाल हाँ। हम शुरू करते हैं वहां से कि इस वक्त दोबारा जो ये टेलीकास्ट शुरू हो रहा है उससे कहीं कुछ फर्क पड़ रहा है। देखिए, फर्क तो नहीं, लोगों को यादें वही है कि दोबारा टेलीकास्ट करने से यादें ताज़ा हो जाती हैं लोगों को वापस जो कुछ भूल चुके होते हैं मोटा भाई को या चिराग मोदी को, साथ निभाना साथिया के उस कैरेक्टर को, तो अक्सर फ़ोन आता रहता है कि भाई आप मोटा भाई वापस आपको देखा, बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। तो ये यही समझिए कि एक्टर्स के लिए यही फ़ायदा है कि लोगों के जहन में आप रहते हो इतनी देर तक। वैसे आपने लंबा काम किया है दूरदर्शन के लिए, काफी सीरियल किए हैं आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है साथ निभाना साथिया से जो आपकी पहचान बनी है अ, वो इत्तेफाक से किसी और सीरियल से उतनी नहीं बनी। नहीं सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जिस समय हमने दूरदर्शन शुरू किया था उस पर सेटेलाइट्स थे नहीं इतने, ये स्टार प्लस चैनल नहीं था, सिर्फ जी चैनल था। और हम्म। अब तो क्या हो गया कि घर घर में ये टीवी स्प्रेड हो गया है आज, इसलिए ये पब्लिसाइज बहुत ज़्यादा हो गया है। और साथ निभाना साथिया चूंकि थ्रू आउट नंबर वन सीरियल रहा है, तो मुझे पब्लिसिटी मिली है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि दूरदर्शन का जो एहसास, कहानी एक घर की मैंने सीरियल किया था रमन कुमार जी का, उससे जो मुझे पॉपुलैरिटी या मेरे काम को की जो तारीफ मिली मुझे, मुझे वो नहीं मिला अभी तक। सच यकीन मानिए, भले ये सीरियल बहुत हिट है, सब कुछ है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस प्रोडक्शन हाउस का कि मुझे ये मौका दिया ये कैरेक्टर करने के लिए। लेकिन एहसास कहानी एक घर की जो रमन जी का सीरियल था, रमन कुमार का, तो उनका वो सीरियल सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। और अभी भी दूरदर्शन का एक रिकॉर्ड है कि उतना लंबा सीरियल उतना मेगा स्टार कास्ट के साथ आज तक नहीं हुआ कोई सीरियल। ये सीरियल में एक चीज और भी है कि आप जिस उम्र के इसमें दिखाई दे रहे हैं, हाँ हाँ। मतलब उसमें एक साथ सीधा आपको एक फादर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया, जबकि अभी आपने एक फिल्म की है माया, जिसमें मोक्ष टू मेन लीड माया। यंग कैरेक्टर मोक्ष टू माया, मेन हाँ लीड हाँ। मेन कैरेक्टर किया है। हाँ हाँ। तो दोनों में कैसा लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है? देखिए सर, बिंग एन एक्टर आपको तो हर पड़ाव से पार होना ही पड़ेगा आपको, कि आप किस उम्र का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तभी आप एक्टर कहलाते हैं ना, कि हर जॉनर को आप टच कर पाते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल। बहुत सहज बात थी, और एक उम्र के हिसाब से ठीक है कि मैंने साथिया में वो कैरेक्टर प्ले किया जो मुझे दिया गया, जो मुझे दायित्व संभालने के लिए दिया गया, तो मैंने उसको जस्टिफाई किया। मोक्ष टू माया में जो कैरेक्टर दिया गया, मैंने उसको जस्टिफाई किया हर तरह से। ये तो एक एक्टर का काम ही है ऐसा। मोक्ष टू माया आपकी पहली फिल्म थी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, मैं कह रहा ये तो, हूँ। इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कि रिकग्निशन किसके मिली। लेकिन फिल्मों तो मैंने 11-12 हिंदी फिल्में एज ए हीरो कर चुका हूँ। धर्म जी के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, तकदीर का सिकंदर, वक्त के शहजादे, भूखा शेर। हाँ, फिल्मी जो करियर रही है मेरी, वो चली नहीं मेरी। मतलब लोगों को जी। शायद मैं एज ए हीरो नहीं पसंद आया। तो 30 डेज मेरी लास्ट फिल्म थी, मिलिंद सुमन और श्वेता मेनन के साथ। उसमें मैंने मेन नेगेटिव किया था। ये 2003 की बात है। उसके बाद मैं सीरियल वर्ल्ड में आ गया, और काफ़ी गैप के बाद मैं ये फिल्म शुरू किया, मोक्ष टू माया। मतलब आप यूँ कह लो कि 15 साल बाद। यह अभी आपने मोक्ष टू माया में खैर मेन लीड किया है, और साथ निभाना साथिया भी आपका सेंट्रल कैरेक्टर है, काफी हाँ पॉपुलर हाँ कैरेक्टर है। हाँ और अभी आपने बताया कि एक फिल्म आपने की जिसमें नेगेटिव रोल था। हाँ हाँ हाँ। तो नेगेटिव रोल करके आपको कैसा लगा कि उसमें आगे कुछ फ्यूचर है? हाँ, यकीन मानिए कि नेगेटिव रोल ही मेरे लिए प्रेफरेबल हमेशा रहा है, क्योंकि उसमें इसलिए फ्यूचर है कि उम्र का एक तो लिमिटेशन नहीं होता है। नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा स्पैन है, और ये ब्लॉक खाली है। आप यकीन मानिए कि यंग जॉनर का विलन में जो है, वो जॉनर एकदम खाली है। आप किसी को तुरंत फटाक से आप कास्टिंग में नहीं कह सकते कि नेगेटिव के लिए उसको ले लो। यंग में, एज में रहा, अमरीश जी रहे, सब ने किया, वो अलग बात है।
लेकिन एक यंग जॉनर के लिए मेरे लिए बहुत प्रेफरेबल और सुटेबल होता है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूं यार, जो अभी बचा हुआ है वो जॉनर का इस्तेमाल करूं। तो तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। ये आपकी बात सही है कि नेगेटिव रोल में अभी जगह खाली है। आपको क्या लगता है, आपका जो ये चॉकलेटी चेहरा है नेगेटिव रोल में फिट बैठेगा? यही तो खास बात, चैलेंजिंग चीज़ है। आप यकीन करो कि एहसास 2003 में आया था, सीरियल एहसास कहानी एक घर की। मैं उसमें मेन हीरो था, पॉजिटिव। तो जब 200 एपिसोड कर लिया, पहला सीरियल था मेरे लाइफ का वो, दूरदर्शन पे। तो मैंने रमन जी से कहा कि भाई मैं ये अब सीरियल नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है यार। इतना अच्छा कैरेक्टर मुझे पच ही नहीं रहा है। इतना अच्छा हीरो, इतना सब कुछ अच्छा। बोला अरे इतना हिट जा रहा है सीरियल, फिर क्यों नहीं करोगे? मैं बोला मैं नेगेटिव करना चाहता हूँ। तो एक समय राइटर हुआ करते थे मल्हार सिंह जी, गुजर गए बेचारे। तो उन्होंने भी लिखा था कि नीरज आपके फेस इतना हीरोइक फेस है, आप हीरो हो इस सीरियल के। मैं बोला सर नहीं करना, कुछ करने को नहीं बचता है हीरो के लिए। और खास करके आप गाना और फाइट सीरियल में एडिट खत्म कर दो, तो एक अच्छा आदमी, अच्छा वक्ता, एक हीरो वही रहता है जो अच्छी अच्छी बातें करता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता, खेलने को कुछ नहीं होता। तो फिर 2004 एपिसोड से पारस जायसवाल एक राइटर हैं जो ज्वाइन किया उन्होंने, मैंने उनसे डिस्कस किया, रमन जी से डिस्कस किया, फिर मैं नेगेटिव किया। और यकीन मानो उसका टीआरपी अल्टीमेट था उस समय। लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे नेगेटिव में, एज ए राजीव कैरेक्टर नाम था मेरा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग भी था और करने में मजा आता था कि लोगों को विश्वास भी ना हो कि यह आदमी नेगेटिव हो सकता है और वो आदमी नेगेटिव है। तो आपके हिसाब से अब क्या लगता है, फ्यूचर प्लान नेगेटिव में ही जाना है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं अभी जो अपना प्लानिंग ये रखा है कि अच्छा कैरेक्टर जिसमें कुछ बात हो। यूं ही आजकल मैं बताऊं, कई बार मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेरे वो आया था इंटरव्यू वगैरह, तो मैंने इतना कहा कि आजकल के सीरियल में फीमेल ओरिएंटेड हो गए हैं सारे सीरियल, मेल के लिए कुछ बचा नहीं करने के लिए। इवन मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप लोग भी देख ही रहे हैं आजकल का ट्रेंड जो चल रहा है, फीमेल 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 फीमेल, तो मेल के लिए कुछ बचा नहीं है। तो जब कभी भी मेल के लिए एक अच्छा कैरेक्टर और चैलेंजिंग कैरेक्टर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, मैं हमेशा करना चाहूंगा वो चीज। लेकिन हाँ, अगर प्रीफर आप चुनने के लिए बताएंगे कि नेगेटिव चुनोगे पॉजिटिव दोनों ही कमाल है, तो मैं नेगेटिव पर जल्दी चुनूंगा। एक आपका ट्रैक और भी काफी चर्चित रहा है, आप बतौर प्रोड्यूसर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्टिंग में आपके मन के लायक काम नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रोडक्शन की तरफ आपने ध्यान दिया? ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई है, यकीन मानिए कि प्रोड्यूसर बनना कोई मेरा शौक नहीं रहा कि मैं प्रोड्यूस करूंगा। हाँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। मैं हर तरह से चाहता हूँ कि पब्लिक के पास आए, अच्छी चीज़ें आए। मेरा तो दुकान चल रहा है एक्टिंग का, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। लेकिन आदमी जब आप अब जानते हो, फिल्म मेकिंग जानते हो, आप प्रोजेक्ट मेकिंग जानते हो, आप बजटिंग जानते हो, आप तो उससे अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए या एक घर खड़ा हो जाए मेरी मदद से, मेरे डिस्कशन से, अपने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, तो मैं ये हमेशा करना चाहूँगा। लेकिन मैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर दूंगा, कोई भी प्रोजेक्ट को लेके नहीं निकल आऊँगा कि मैं प्रोड्यूस किया। नहीं भी कर सकता हूँ, 4-5 साल नहीं करूँगा, एक्टिंग चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट चकराएगा तो मैं ज़रूर उसमें करना चाहूँगा हमेशा। तो करियर का एक अलग है। मैं लिखता भी हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि सर मैं राइटिंग किया हूँ अभी, और मेरे 4 वेब सीरीज अभी आ रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट है उसमें। और मैं एक्टिंग तो कर ही रहा हूँ, सिनेमॉब्स के चैनल से आ रहा है, प्राइमफ्लिक्स से आ रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट है सारे। तो मैं सब जगह इन्वॉल्व होता हूँ। मैं म्यूजिकली, आप फर्स्ट फिल्म मेरी प्रेम शस्त्र थी। मैं आपको बता दूं सर कि मैंने लिरिक्स भी लिखे, गाने भी बनाए। मतलब वर्सेटाइल हैं आप? हाँ, मैं सब कुछ करता रहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं पढ़ के, समझ के, जान के ये सब करता रहता हूँ। अभी जो आप वेब सीरीज लिख रहे हैं उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं या सिर्फ राइटिंग? हाँ बिल्कुल, नहीं सर, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। ये भी चैनल का प्रेशर था कि नहीं आप एक्ट करोगे तो ही भाई ये अप्रूवल मिलेगा इसका, क्योंकि मैं जानता हूँ एग्जीक्यूट प्रॉपर कर पाओगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं एक्टिंग भी करूँगा, बिल्कुल एक्टर तो हूँ ही। ये मतलब आपने राइटिंग भी की, लिरिक्स भी लिखा, एक्टिंग भी की, मेन लीड हीरो भी रहे, फादर भी हो गए इस कम उम्र में। एक चर्चा का विषय और रहा आपके साथ, उपासना जी से आपके रोमांटिक जो ट्रैक है उसके ऊपर काफी चर्चा की आपने। हाँ, वो कैसे? मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात कि आज तक इंडस्ट्री में लोगों को पता चला है कि हम लोग लव मैरिज किया है हम लोगों ने, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर ये अरेंज मैरिज था।
और हम लोग सीरियल कर रहे थे ए दिल नादान, जिसमें मैं वही एज यूजुअल मेन नेगेटिव था और उपासना इंस्पेक्टर थी। वैसे तो उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सीरियल किया था, लेकिन कभी एक साथ सीन नहीं किया था। तो उसका पहला सीन जो मेरे साथ हुआ था वो मुझे अरेस्ट करने आती है, और फर्स्ट डायलॉग उन्होंने बोला अरेस्ट मी, और जो आज भी बोलती है कि मैंने कहा था अरेस्ट हिम, तो अरेस्ट कर लिया आपको। तो मैं बोला बिल्कुल जी। मैंने एक्चुअली भोजपुरी फिल्म भी की थी, उस समय मुझे करने जाना था भोजपुरी फिल्म मुन्नी भाई नौटंकी वाली, जो कि 2009 की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है, और बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स रहे हैं, कहानी बहुत अच्छी फिल्म थी वो। मैं भोजपुरी वही शौकिया करता हूँ, अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले तो, लेकिन अभी फिलहाल तो एकदम भोजपुरी को नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी को छू नहीं रहा हूँ अभी। लेकिन उसी दौरान वो मैं अरेस्ट हुआ था, और फिर हमारी बात चली, फैमिली गेट टुगेदर हुआ, बात रखी गई, फिर वो कहते हैं वही है वही जो राम रचि रखा। आमतौर पे कहा गया है कि अगर हस्बैंड भी एक्टर हो और वाइफ भी एक्टर हो और दोनों बिजी हो तो संबंधों का तालमेल जरा गड़बड़ जाता है। नहीं, हमने क्या किया है सर, बहुत अच्छी बात कही है आपने। करियर और पर्सनल जो है ना वो दोनों अलग अलग रखा, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशंस को अलग अलग रखा है। हम लोग डिस्कस करते हैं बस कैजुअल, लेकिन बहुत ज़्यादा उस मैटर पे डिस्कस नहीं। मैं उनके करियर में इंटरफेयर नहीं करता, वो मुझे इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, हम लोग कोई सब्जेक्ट के बाइस पे कोई डिस्कशन करना हो खाते पीते हम लोग बस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैंगओवर लेकर नहीं चलते, घर में लेकर नहीं आते प्रोफेशनल लाइफ को। सुनने में आया कि आपका प्रोडक्शन हाउस अलग है, उनका प्रोडक्शन हाउस अलग है, तो हाँ, क्या एक दूसरे के प्रोडक्शन हाउस में आप लोग इंटरफेयर नहीं करते? नहीं नहीं, उस तरह का इंटरफेरेंस इन सेंस की, मतलब एक ऑब्वियसली सजेशन देते हैं बेहतरी के लिए जो सजेशन दे सकें एक दूसरे करें, तो चलो भाई, उनका एक अपना पंजाबी ग्रुप है, अपना सब कुछ, मुझसे जो मदद कर पाए बिंग अ हस्बैंड, मैं तो हमेशा रहूंगा ही। प्रोडक्शन 50 खोल ले 10 खोल ले, जब वहाँ ऊपर वाले ने ही तार बांध दिया है तो हम तो भाई करना है ही, साथ चलना ही है इस तरह से। अब जो पीरियड ये कोरोना का चल रहा है, तो इसमें आपने अपने टैलेंट को कहाँ ज्यादा बिजी रखा है? देखिए, कोरोना में तो मैंने नहीं बोलते हुए मुझे खराब लगता है कि मैंने कुछ कोशिश अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है। ठीक है, मैं कोशिश करता रहता हूँ, ये सब चीज़ मेरे लिए, कोरोना तो एक बहाना है। मैं वैसे भी बीइंग आउट ऑफ वे जाके कोशिश करता हूँ कि मुझसे जो बन पड़े, किसी की मदद हो पाए, तो मैं वो करता रहता हूँ। इसके बाद जो है घरेलू ऐसा हो गया है कि हमने कुछ दिन पहले हैप्पी लॉकडाउन नाम का एक सीरीज चैनल पे डाल दिया था। चलो वाइफ हस्बैंड हम लोग तो यूँ ही बैठे हुए थे, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, कॉन्सेप्ट, तो मैं बोला करते हैं भाई, पब्लिक को थोड़ा सा एंटरटेन कर सकें हम लोग इस बहाने, तो करते हैं। और बाकी मैं राइटिंग में थोड़ा बिजी हूँ, कि इस बीच में 2 सब्जेक्ट और लिखा है वेब सीरीज़ के लिए, क्योंकि उन लोगों का ही फ़ोन आया था कि और कुछ कॉन्सेप्ट दीजिए इस टाइप का कुछ। तो मैं चूँकि अब क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन में घर में ही बैठना है, और कभी गाना गा लेता हूँ, गाने का शौकीन हूँ, तो और कभी राइटिंग कर लेता हूँ, इसी तरह वक्त गुजारता हूँ। तो अभी फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप दोनों एक अच्छी भूमिका में हो? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं किसी प्रोड्यूसर को ऐसे समझ में आए बात कि हम दोनों कर सकते हैं एक साथ, तो करेंगे। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो खासतौर से बिहार के एक्टरों को आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दूर का ढोल सुहावन, ये कहावत है। बहुत आसान लगता है लोगों को, किसी को स्क्रीन पर देख लेना, सेटेलाइट पे देख लेना और समझ लेना अरे ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, लेकिन उसके पीछे की तैयारी किसी को मालूम नहीं होती। हमारे यहाँ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, सॉरी टू से, हम बिहार के रहने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत प्रॉब्लम है। मैं किसी भी आदमी को कहूँगा, अपने बिहार के वासी को, कि अगर इस क्षेत्र में आना है तो भैया पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कंप्लीट करो अच्छे से। अब प्रॉपर डिग्री वाला एजुकेशन मत लो कि सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं ग्रेजुएट हूँ, नहीं। अब इसमें भी बहुत से क्षेत्र होते हैं। अब एक्टिंग इतना आसान आप कर लेना बहुत ईजी चीज़ नहीं है, इसके पीछे की तैयारी आप नहीं देखते हो। आपने देखा कि शक्ल सूरत अच्छी है, बस पहुंच जाए बॉम्बे और काम मिल जाएगा। फिर यहाँ मौके की क्या होता है, असफलता हाथ लगती है, मायूस होते हैं लोग, फिर 50 बातें करते हैं कि यार नहीं हुआ, नहीं लिया कोई, लेकिन कमियां होती हैं इंसान में। ये लाइन पूरा लक का है सर, फिल्म इंडस्ट्री आपके किस्मत पे है। आप कर्म करो, लेकिन आप जेन्युइन, आप तैयार रहो। आपके अल्फाज, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है बिहारी में, अल्फाज की प्रॉब्लम है। लेकिन एक
एक चीज जो कहना पड़ेगा कि बिहार क्या भोजपुरी का खास तौर से जो स्तर गिर रहा है इस समय क्या इनफैक्ट उनका स्तर कभी बढ़ा ही नहीं। भोजपुरी की बात करें, जब एक जमाने में नाजिर हुसैन साहब की फिल्म ने काफी अच्छा काम किया था, एक पहचान बनी थी भोजपुरी की, बहुत हद तक कुणाल जी ने भी उसको संभाला गंगा किनारे मोरा गांव जैसी फिल्में करके। लेकिन अब दिन प्रतिदिन उसका जो स्तर है वो इतना गिरता जा रहा है कि इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, 100% सही कहा। और इसी वजह से मैं इन भी किया था भोजपुरी में 2006 में। मैंने पहली फिल्म की थी मैया रखे संरुबा आबाद। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मिट्टी की खुशबू ही चली गई है बिहार की। हम भोजपुरी, हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता जो है उससे कोसों कोसों दूर चले गए। और इसकी जो ये गलती का जो ये गुनहगार जो मैं मानता हूँ हमारे पायनियर हैं, जो फिल्म बनाए। सेकेंड इनिंग जब चला, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग भी बेहतर जानते होंगे कि चलो मनोज तिवारी जी आए, रवि किशन जी आए, ये सब आए, तो इन लोगों ने संभाला नहीं। इसने अपनी सभ्यता को ध्यान नहीं दिया, इसने बिजनेस किया। इसने अपने संस्कार, अपने सभ्यता को आगे लाने की बात नहीं सोची, उसने बस बिजनेस की बात सोची। इस वजह से हमारा भोजपुरी बहुत पिछड़ गया। आज आप हंसोगे कि सर पंजाबी लोग बना रहे हैं फिल्म भोजपुरी, उन्हें क्या पता हमारी सभ्यता संस्कार के बारे में। और जो हमारे यहाँ के लोग हैं बस वो हिंदीआइट भोजपुरी बना रहे हैं। फुहरपन आ रहा है, नंगापन आ रहा है। फैमिली तो भूल ही जाओ सर कि फैमिली कोई फिल्म देखने के लिए जा रही है। तो ये हमारी गलती है कि हम अगर उस सक्षम हैं तो हम अच्छा खाना दें। हाँ, जहाँ खाना नहीं है वहाँ लोग सूखी रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन जहाँ इतने खाने, इतने पैदावार इतनी अच्छी है, इतने सभ्यता संस्कार की इतनी कहानियां हैं, वो हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें डर लगता है पब्लिक ना देखे तो, यही बात है। लेकिन अब जिस तरीके से रवि किशन जी एक पावरफुल पोजीशन में हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तो इन लोगों ने अब क्या सोचा, या इन लोगों से अब आप क्या हेल्प लेकर के इस समाज को थोड़ा सा एक सुधार कर सकते हैं? सर, मैं वाकई ही आपने सही बात है कि दोनों एमपी हैं, ठीक है, अब दोनों इतने अच्छे जगह पोस्ट पे हैं। वो भोजपुरी को अभी तो कम से कम नवनिर्माण करे, अभी तो उसको सॉर्ट आउट करे कि नहीं यार फुहरपन नहीं होगा, एक संस्कारी वाला वो चीज़ का अब किया जाए। देखिए, लालच भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप प्रोड्यूसर हो, आप सबसे पहले सोचोगे भैया मैंने 50 लाख 1 करोड़ की फिल्म बनाई है तो मुझे भैया बिजनेस देखना है, उनकी भी लाजमी बात है। लेकिन आप एक कोई स्कीम ऐसा निकालो कि भाई पारिवारिक फिल्म बननी ही चाहिए। आप अगर, सबसे बड़ी बात है सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ आम भी है और कच्चा आम भी है, पका आम भी है। तो आप अगर कच्चा आम, दोनों में से जो पब्लिक को चुनना होगा चुन लेंगे, लेकिन आप चुनने के लिए सिर्फ पका आम ही दोगे तो पका आम ही खाएंगे। तो मुझे कहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मनोज तिवारी, रवि किशन जी को ये कहना चाहूंगा कि अपने संस्कार को ये आवाज दे उन लोगों को कि नहीं भाई अच्छी फिल्म बनाओ, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता को बाहर लेके जाओ, दुनिया देखे कि नहीं यार क्या बात है। तो ये उनको पहल मुझे लगता है कि भोजपुरी के स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाने के लिए, जैसे यूपी में सब्सिडी दी जा रही है, बिहार गवर्नमेंट को भी इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, इसमें तो कोई दुराय नहीं है। बिहार को इस बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, सब्सिडी भी देना चाहिए। वही मैंने कहा ना कि लालच, प्रोड्यूसर को एक सिक्योरिटी मिले तब तो प्रोड्यूसर एक हिम्मत भी करे बनाने के लिए। अदरवाइज वो मसालेदार फिल्म बनाते रहेंगे, सिक्योर्ड हो जाएंगे, फुहरपन दिखा दो, दुनिया देखेगी, भाई पैसे हमारे निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट भी इतनी खराब हो चुकी है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई भोजपुरी प्रोड्यूसर प्रॉफिट में होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब बुरा करने पर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अच्छा ही करके देख लो ना, आज नहीं तो कल दुनिया बदलेगी यार। अच्छी चीज बनाओ। और बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं सर कि बहुत से लोग भोजपुरी से अलग हटे, खास करके मैं भी, इसलिए कि ये फुहरपन, ये चीज अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ मैं फिल्म नहीं देख सकता, उस कहानी पर काम नहीं कर सकता, तो बेटर है कि दूर ही रहो। 15 फिल्म कर लेना महीना बहुत आसान बात है, लेकिन आप कर क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत, इस सफाई की शुरुआत कहाँ से होगी और कौन करेगा? सबसे बड़ा जो इसमें देख लीजिए, मैं कहा जैसे आपने नाम लिया मनोज तिवारी जी का, रवि किशन जी का नाम लिया, उन लोग को आगे आना पड़ेगा, उन लोग को चीफ मिनिस्टर, तब हम लोग पीछे पीछे आ सकते, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है सर, हमारे पास आवाज है, हमारे पास आइडियाज हैं,
लेकिन आप रास्ता तो खोलो, आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम ना आए तो बताओ कि बिहारी एक्टर्स भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर से अटैच्ड हो चुका है सारा कुछ। ये जो फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं वो अटैच्ड है गवर्नमेंट से। चलिए, आखिर में एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि खताकी न्यूज़ के माध्यम से आप मनोज जी को, रवि जी को, बिहार की पब्लिक को या बिहार के सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शताक्षी वीडियो का तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मौका निकाल के मुझसे सवाल जवाब करने पूछा और मैंने जवाब दिया सब कुछ। तो मैं तो तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूँगा और देश के सरकार को भी कहना चाहूँगा कि यार, देश पहले है, देश की सोचो। अब जो स्थिति है, ये जो मन में घृणापन, ये इंसानियत घटती जा रही है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये सब अब छोड़ो दोस्त। अब देश की सोचो, अपनी सोचो। देश बहुत ज़्यादा गर्क में जा रहा है, इकोनॉमिकली, बेरोजगारी वाइज, सब कुछ। तो थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करो और सरकार को भी इस पर थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए कि भाई हमारे देश कैसे स्ट्रांग हो इन सब चीज़ों से। और बिहार के वासियों के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई, लाइन कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन हमारे फिल्म लाइन में भी आप आओ तो तैयारी के साथ आओ, अपनी मजबूती के साथ आओ, पढ़ लिख कर आओ, ताकि कहीं गिरो नहीं, गिरो तो खुद संभल पाओ। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है, ऐसा हथियार है जो आपको हर जगह संभाल सकता है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, खताकी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता तक ये बात पहुंचे, सरकार तक भी ये बात पहुंचे। फिर मिलते हैं। नमस्कार। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।